मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट में हम लोग इस समय जो हमारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, ये सभी हम इस समय स्टडी कर रहे हैं। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट और फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रशियन स्कूल ऑफ थॉट। मतलब इसमें हम जो हमारे रूस के इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स हुए हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, रशियन स्कूल ऑफ थॉट या रशियन ज्योग्राफी का ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ कि जिससे कि इसको आप बहुत रटने का ज़्यादा प्रयास मत करिएगा। इसको बस आप ध्यान से समझिए। इसमें आपको एक काम सिर्फ करना है कि जितने जियोग्राफर्स का यहाँ मैं आपको नाम बताऊँगा उन जियोग्राफर्स के नाम देख लीजिए, नाम याद कर लीजिएगा और आपको कम से कम इतना पता हो कि ये जियोग्राफर रूस के एक इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर हैं बस, क्योंकि जनरली इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियरली हम बता दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ऑलरेडी आपको ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और स्कूल ऑफ थॉट को काफ़ी ज़्यादा रटना पड़ता है। तो इसीलिए रशियन वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। बस आपको ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना है। कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जो आपको स्लाइड में दिखाया जा रहा है उसको नोट कर लीजिए और सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिए और मेन फोकस करिए जियोग्राफर्स के नाम पे। और जहाँ अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो वो मैं आपको ज़्यादा फोकस करके उस पर बताऊँगा। तो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो रशियन जियोग्राफी है इसके जो हमारे जियोग्राफर्स हैं ये इनका कह सकते हैं कि जो योगदान है वो अलग अलग क्षेत्रों में है, ठीक। लेकिन हम लोग जियोग्राफर्स की स्टडी शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो रूस में 1750 का जो कह सकते हैं 1750 के आसपास का जो समय था, उसी समय से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और इसमें बेसिकली इसको सैद्धांतिक रूप से या इसे एक सैद्धांतिक विषय बनाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इसे एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। व्यवहारिक विज्ञान का मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस प्रॉब्लम का समाधान करें इस सब्जेक्ट के माध्यम से। हम सिद्धांतों को बना के, मॉडल्स को बना के ना रखें। तो यही एक सब्जेक्ट की व्यवहारिकता होती है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए आप जियोग्राफी में नगर नियोजन से संबंधित खूब थ्योरीज बना लीजिए, लेकिन आप उसका किसी नगर के नियोजन में आप उसका इम्प्लीमेंट ही मत कर पाइए तो फिर उन थ्योरीज का कोई भी मतलब नहीं रह जाता, वो वेस्ट हो जाती हैं। वही चीज़ कहा जाता है कि रूस में जो हमारा 18वीं सदी का जो बीच वाला समय था, मध्य का समय था, मतलब 1750 के आसपास का समय, उस समय डेवलप हो रहा था जियोग्राफी। और बेसिकली फोकस किस पे था, इसको व्यवहारिक एक विषय के रूप में ध्यान दिया जा रहा था, ना कि एक सैद्धांतिक विषय के रूप में। और इसमें एक रूस के सम्राट पीटर, ग्रेट पीटर महान, उन्होंने अपने शासनकाल में पूर्व दिशा में राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे सर्वेक्षण दलों को भेजा था। और इस समय अब आप समझ सकते हैं कि सर्वेक्षण के लिए अगर दल गया होगा पूर्व दिशा में तो निश्चित ही जियोग्राफर्स का इसमें बहुत योगदान रहा होगा, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों को जियोग्राफर्स अच्छे से जानते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने फ्रांस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि जब फ्रांस और प्रशा में युद्ध हुआ और फ्रांस हार गया तो होता क्या है, फ्रांस के हारने से वहाँ की जो सरकार थी वो उपनिवेश स्थापित करने की सोचने लगी अलग अलग स्थानों पे, और उसने साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के बारे में फोकस किया। और इस समय जियोग्राफर्स की अहमियत बढ़ गई, जियोग्राफर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने राज्य के विस्तार के लिए जब वहाँ के सम्राट ने अलग अलग सर्वेक्षण करना शुरू किए तो इससे एक हमें आइडिया मिल रही है, एक बस हमें हिंट लेना है कि रूस का भूगोल बहुत पुराना है, नया नहीं है। 1750 के आसपास के समय में ये एक व्यवहारिक विषय के रूप में स्थापित था और उसके पहले से भी इसमें योगदान लोग दे रहे थे।
तो ये एक छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट बात थी जिससे आपको क्लियर पता चल जाए कि यद्यपि ये टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रूस में जो भूगोल है वो नया है, वो बहुत पुराना है। और ऐसा इसमें एक बात और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रूसी विज्ञान अकादमी, रशियन एकेडमी ऑफ साइंस ने 1758 में भौगोलिक अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की और यह विश्व में भूगोल का प्रथम स्वतंत्र विभाग था। अब आप सोचिए कि प्रथम स्वतंत्र विभाग भूगोल का ना जर्मनी में है ना फ्रांस में है, जबकि वहाँ कितने महान महान जियोग्राफर्स हुए हैं, लेकिन प्रथम स्वतंत्र विभाग जिसके संस्थापक अध्यक्ष मिखाइल लोमोनोसोव, इसको अभी हम आगे देखेंगे इन विद्वान के संबंध में, ये थे। तो इस पॉइंट पे आप फोकस कीजिएगा। ये जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया है कि प्रथम स्वतंत्र विभाग रशियन एकेडमी ऑफ साइंस ने स्थापित किया 1758 में, और इसके जो अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, वो थे मिखाइल लोमोनोसोव, और ये रूस के सबसे एक बड़े जियोग्राफर माने जाते हैं। और 1845 में भूगोल के विकास के लिए इंपीरियल रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, इंपीरियल रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी। फ्रेंड्स, बहुत सारी जियोग्राफिकल सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स जो है वो तो काफ़ी नया है, 1900 के बाद का है, लेकिन आपकी जैसे इंपीरियल रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी ये 1845 की है। आपको याद होगा कि मैंने कार्ल रिटर वाले चैप्टर में आपको बताया था बर्लिन जियोग्राफिकल सोसाइटी 1827 के आसपास की है, देख लीजिएगा वहाँ पे एक बार। और एक और सोसाइटी है सबसे पुरानी जियोग्राफिकल सोसाइटी अगर कोई है तो वो है आपकी फ्रेंच वाली, जो फ्रांस की जियोग्राफिकल सोसाइटी है वो सबसे पुरानी है। उसके कुछ समय, वो संभवतः 1821 के आसपास की है। उसके बाद फिर बर्लिन जियोग्राफिकल सोसाइटी का नंबर आता है। 1845 में इंपीरियल रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी का नंबर आता है। एक सोसाइटी और इम्पॉर्टेंट है, रॉयल लंदन जियोग्राफिकल सोसाइटी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सोसाइटीज़ का नाम याद रखा करिए, हमेशा पूछा जा सकता है कभी कभी। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स की ओर। अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स को देखें तो पहला जो बड़ा नाम आता है वो आता है मिखाइल लोमोनोसोव का। मिखाइल लोमोनोसोव को जब भी भूगोल की बात आती है रूस में तो पहला नाम लोमोनोसोव महोदय का लिया जाता है। तो ध्यान से इनके नाम को आप देख लीजिए, तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। और लोमोनोसोव प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक जियोग्राफी का नामकरण किया था। मतलब इकोनॉमिक जियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान था और नामकरण करने का काम भी इन्होंने किया। और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर बुक की बात करें तो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ऑन द स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का संस्तर। ठीक, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस हमें बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है। तो रूस का सबसे महान जियोग्राफर अगर कोई है तो वो मिखाइल लोमोनोसोव हैं, और इकोनॉमिक जियोग्राफी का नामकरण इन्होंने किया। एक बुक लिखी, बुक भी आप देख चुके हैं। तो ये कुछ इनके बारे में इम्पॉर्टेंट बातें थी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ कि मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम लोमोनोसोव यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब उनको एक सम्मान दिया गया क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की स्थापना में वो उन्होंने काफ़ी काम किया था। इसके बाद अगला नाम आता है AI वोइकोव। AI वोइकोव महोदय जो थे, AI वोइकोव, इन्होंने हीट बजट जो होता है, हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन, हीट बजट नहीं, हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन, जल संतुलन इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। और हिम विज्ञान, स्नो साइंस की इन्होंने आधारशिला रखी। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल जियोग्राफर माने जाते हैं। और इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, जियोमॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। और इनके बारे में यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पीटर क्रोपोत्किन। पीटर क्रोपोत्किन एक जियोग्राफर तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ
पीटर क्रोपोत्किन एक बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्हें कई बार देश से निकाल भी दिया गया था और रूढ़िवादी शिक्षा के विरोधी थे और बेसिकली बच्चों को व्यवहारिक तौर पे विकसित करने पर बल देते थे। मतलब कि बच्चे का आंतरिक विकास, वो चीज़ को अच्छे से अंदर से समझ ले, सिर्फ टॉपिक को रट करके और इस तरीके से हम अच्छे तरीके से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। पीटर क्रोपोत्किन का नाम जब भी आता है तो जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको रेकलस के बारे में पढ़ाया था, एक फ्रांसीसी विद्वान। रेकलस का भाई समझिए इनको, क्योंकि रेकलस और इनमें घनिष्ठ मित्रता थी। भाई का मतलब दोनों लोग बिल्कुल एक जैसे थे। कहने का तात्पर्य है, रेकलस में मैंने आपको बताया था कि रेकलस ने कभी भी किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं रहे, लेकिन उनको हम पढ़ते हैं क्योंकि जब भी फ्रांस में भूगोल की शुरुआत होती है तो हम रेकलस को मानते हैं पहला जियोग्राफर। और कई बार वो जेल भी गए थे, वो भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। सेम वही चीज़ पीटर क्रोपोत्किन के साथ भी, और दोनों लोग मित्र भी थे, क्रोपोत्किन और रेकलस। ये भी क्रांतिकारी विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे और ये कुछ साल तक सेना में काम किया। एज ए जियोग्राफर बहुत, मतलब कह सकते हैं कि क्रांतिकारी व्यक्तित्व के थे और जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा इनको योगदान नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इन्होंने काम किया हुआ है और इनके कुछ लेख इम्पॉर्टेंट है, जैसे भूगोल क्या होना चाहिए, अराजकतावाद और क्रांति। और इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे भू आकृतिक अध्ययन, खेत कारखाना और कार्यशाला जैसी इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं और इनके बारे में यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति में एक बहुत ही सक्रिय सदस्य थे। तो बस इनके बारे में हमें इतना ही जानना जरूरी है, जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही बस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैटर तो आपको बहुत मिल जाएगा, उसका कोई भी मतलब नहीं है, उतना आप याद भी नहीं कर पाएंगे। इतना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इतना भी अगर आप याद दिमाग में रखे रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब अगले जो हमारे जियोग्राफर हैं वो हैं वी डोकुचायेव। वी डोकुचायेव ने सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी काम किया हुआ है, सॉइल साइंस में। और इनके जो भी कार्य हैं बेसिकली सॉइल से ही रिलेटेड हैं और इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर था रूस की चरनोजम मिट्टी, चरनोजम सॉइल ऑफ रूस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पश्चात अगला जो नाम आता है निकोलाई बारांस्की। निकोलाई बारांस्की को रूस में इकोनॉमिक जियोग्राफी का संस्थापक माना जाता है और इनका भी सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो इकोनॉमिक जियोग्राफी के फील्ड में है। इसके पश्चात अगले जो हमारे जियोग्राफर हैं वो हैं डी.एन. अनुचिन। डी.एन. अनुचिन भौगोलिक चिंतन के विकास में, जो रूस का भौगोलिक चिंतन का विकास है उसमें अनुचिन महोदय का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और इसके पश्चात अगला नाम है अकादेमिशियन आई.पी. जेरासिमोव। अकादेमिशियन आई.पी. जेरासिमोव ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर माने जाते हैं रूस के और कई साल तक ये बहुत सारे समितियों में सदस्य रहे, रूसी भौगोलिक संघ के अध्यक्ष भी रहे और बेसिकली ये भी सॉइल साइंस से रिलेटेड थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार रशियन जियोग्राफी का ये छोटा सा अध्याय हमारा अब यहीं पे समाप्त हुआ। आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें बहुत ही कम आपको जानकारी दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी जानकारी आपको यहाँ मिली है उतनी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कभी भी इन जियोग्राफर्स पर प्रश्न उतने नहीं आएंगे। अब कभी भी ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अकादेमिशियन आई.पी. जेरासिमोव पे एक लॉन्ग आंसर आप लिखिए। ब्लाश के बारे में पूछा जाएगा, रेडजल के बारे में पूछा जाएगा, फॉरेनियस के बारे में पूछा जाएगा, कांट के बारे में पूछा जाएगा आपसे लंबा क्वेश्चन, हम्बोल्ट रिटर के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जैसे जो हमने रशियन ज्योग्राफी पढ़ी है अभी, ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा दिया कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कुछ जियोग्राफर्स के नाम याद हो जाएं और जियोग्राफर्स के नाम आप अच्छे से इनके याद कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ पर मुझे लगी है कि ये बात आपको बताना ज़रूरी है, वो चीज़ भी मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रश्न हो आपके तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एक मैं आपसे और बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि
आप जो भी जियोग्राफर्स की स्टडी कर रहे हैं उसको आप एक जगह छोटे से किसी चार्ट पेपर पर लिख के टांग सकते हैं, जिससे बार बार उसको आप देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।